नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है प्रेप ऑर्बिट एकेडमी में। जैसे आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने हिमाचल प्रदेश पटवारी, जेओआईटी और पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसीज रिलीज कर दी है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने भी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट क्लर्क और प्रूफ रीडर की वैकेंसीज रिलीज की हैं और बहुत जल्द इनके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है। अब जो ये एग्ज़ाम है इनका जो सिलेबस है, ठीक है, वो लगभग आपका सेम है और जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो ऑब्वियस सेम है ही है। ठीक है। अब स्टैटिक पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आगे आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, ठीक है, कल्चर वगैरह, ठीक है, ये आपका सिमिलर रहेगा। तो हम लोग जो हमारी एकेडमी है वो आपके लिए डेडिकेटेड एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर सीरीज लेके आ रही है। ठीक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो और स्ट्रांग हो जाए और आपको समझ आ जाए कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस की जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो क्या रहेगा। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और डिफिकल्टी लेवल सेम टॉपिक से कैसे एनहेंस किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए सिलेबस तो सेम है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस भी सेम ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो 2 लाइनर या 4 लाइनर डाल देंगे, आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चन को देखने को ही मिलेंगे सारे। ठीक है, तो बस आपका क्या होगा कि आपको सिर्फ इतना पता लगना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कितना डीप पूछा जा सकता है, डिफिकल्टी लेवल वहीं से वेरी करेगी। तो ये जो लेक्चर सीरीज है ये इससे हम यही कोशिश करेंगे कि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इस टेस्ट सीरीज में हम आज से शुरू कर रहे हैं पहले इंडियन पॉलिटी। ठीक है, लेक्चर 1 से। और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो इन सीरीज में, इन लेक्चर सीरीज में आपका लगभग कंप्लीट हो जाए और आपके जो भी कंसेप्ट है वो डीपली और प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आज हमारे लेक्चर 1 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि द कंस्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म अंडर विच प्लान। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान सभा थी उसका गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान, माउंटबेटन प्लान या वेबल प्लान। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन प्लान है ये आपका मार्च 1946 में इंडिया आया था। ठीक है, ये 3 मेंबर की कमेटी बनाई, एक 3 मेंबर मिशन था जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, क्लेमेंट एटली, उन्होंने भेजा था। ठीक है, इसका जो मेजर जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इंडिया में जो पावर है वो पावर ट्रांसफर की जा सके पीसफुली फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट टू द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव या द लीडरशिप टू द इंडिया। ठीक है, तो इस जो कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी इसने एक प्लान सजेस्ट किया था। ठीक है, कि हम एक बॉडी तैयार करेंगे जो पार्शियल इलेक्टेड होगी या पार्शियल नॉमिनेटेड होगी। ठीक है, और ये जो इलेक्ट और जिसके जो मेंबर्स होंगे वो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज है वो आपको इंडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये कैबिनेट जो मिशन था इसने प्लान सजेस्ट किया था और इसी प्लान के बेसिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमारी, ठीक है, बनाई गई थी। तो क्वेश्चंस जो जो इसका आंसर क्या रहेगा इसका? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी नवंबर 1946 में बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के अंडर। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा ए। उसके बाद है हमारा कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नवंबर 1946 में बनाई गई। ठीक है, और इसकी जो पहली मीटिंग थी वो आपकी 9th, ठीक है, आपका 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई। ठीक है, इसकी पहली मीटिंग में, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका पहला चेयरपर्सन बनाया गया और ये टेम्परेरी नेचर के थे। ठीक है, क्योंकि सीनियर मोस्ट लीडर थे इसलिए टेम्परेरी बेसिस पे इनको पहला चेयरपर्सन बनाया गया था। 2 दिन के बाद मतलब 11 दिसंबर को फिर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, इन्हें फिर परमानेंट चेयरपर्सन बनाया गया। देखिए फर्स्ट चेयरपर्सन कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। और जो परमानेंट बनाए गए थे वो थे राजेंद्र सिन्हा। ठीक है जी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी बनाई गई थी ये आपकी अगस्त 1947 में बनाई गई थी। ठीक है, इसका मेजर काम क्या था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ड्राफ्ट फॉर्म में तैयार करना। ठीक है, ड्राफ्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि उन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था। ठीक है, प्रोविजंस तैयार किए, उन प्रोविजंस को फिर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिस्कस किया जाता था, डिबेट किया जाता था, डिस्कस किया जाता था। ठीक है, और फिर उन्हें अप्रूव या डिसअप्रूव किया जाता था। ठीक है, तो इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसे हम प्रारूप समिति भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है,
तो इनके कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, ये 7 मेंबर बॉडी थी। ठीक है, इसमें 7 मेंबर थे। ठीक है, और तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन, कि जो भारत का संविधान था वो लागू कब हुआ? ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वो आपका 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, अडॉप्ट कर लिया गया था। मतलब ये हमारा बन के तैयार हो गया था इस डेट को। ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने को साइन कर दिया था, और हमारा इसको इस डेट को हम कहते हैं अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस डेट को 26 नवंबर 1947 को अडॉप्ट हो गया था। बट जो ये फोर्स में आया था, ठीक है, लागू हुआ था, वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब दो आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि अडॉप्ट कब हुआ था, तो अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बट जब ये लागू हुआ था, मतलब फोर्स में कब आया था, ये आपका 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन हम गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसीलिए क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फोर्स में आया था। ठीक है, समझ आ गया? अडॉप्शन अलग चीज़ है, ठीक है, कमेंसमेंट अलग चीज़ है। तो कभी जगह आपका कम इनटू फोर्स की जगह कमेंसमेंट भी आ सकता है। ठीक है, तो कमेंसमेंट हुई थी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, यही है कि वाइल इसने 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया था, बट ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे आपके बी एन राव। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो थे बी एन राव। ठीक है जी, उसके बाद है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ सेशन हेल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे उसके कितने सेशन आपके आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर है 11 सेशन। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको बनने के लिए 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, ये हम बचपन से ही रटा हुआ है हमारे को ये वाला 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, और ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में कितने सेशन हुए थे हमारे? तो 11 सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। ठीक है, पहला सेशन दिसंबर 9 1946 को हुआ था, और जो आपका कंक्लूड हुआ था ये नवंबर 26 1949 को। ठीक है जी, और इस टाइम पीरियड के बीच में आपका 11 सेशन हुए थे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडॉप्ट वंदे मातरम एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया? कि संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया था? ठीक है, तो ये इसका आंसर ऑप्शन है आपके जुलाई 22 1947, नवंबर 24 1949, जनवरी 24 1950, या मई 26 1949। तो इसका आंसर है जनवरी 24 1990, सॉरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसी दिन हमारा जो नेशनल एंथम था, मतलब जनगण मन था, उसे भी ऐसा नेशनल एंथम किया गया था। ठीक है, ये सॉरी ये ना एक्चुअली मेरे पास अभी पेन की जगह माउस है, तो ये ऐसे ही चल रहा है। बस एक दो वीडियो में हमारा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए प्लीज़ कॉर्पोरेट कीजिएगा जी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि जो वंदे मातरम था, ठीक है, ये हमारा नेशनल सॉन्ग जो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था आपका जनवरी 24 1950 को। और इसी दिन हमारा नेशनल एंथम भी जो जनगण मन था उसे नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चलें आगे जी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कमेटीज एंड चेयरमैन इज इनकरेक्टली मैच्ड? क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें वेरियस कमेटी बनाई गई थी अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, और उन कमेटी का चेयरपर्सन था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर है, ठीक है, जो उस कमेटी और चेयरपर्सन को मैच नहीं करता? मतलब इसमें कौन सी ऐसी कमेटी है जिसका चेयरपर्सन आगे आगे हमने गलत दिया है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या है, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कंस्टिट्यूट कमेटी सरदार पटेल, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी राजेंद्र प्रसाद, फंडामेंटल राइट सब कमेटी जी बी कृपलानी। ठीक है, संघीय शक्तियों की समिति, संघीय संविधान समिति, कार्य विधि समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है, वो है आपका बी। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वो सरदार पटेल ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। ठीक है, वो यूनियन पावर कमेटी के भी चेयरपर्सन थे और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी की थे राजेंद्र प्रसाद, ये सही है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के जेबी कृपलानी था, तो ये भी सही है। ठीक है जी, तो इसमें हमारा आंसर था बी।
तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 की जो 98वें संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, टू चेंज द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, ठीक है, कि जो मतदान की आयु थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना। टू इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, भारत में पंचायत राज प्रणाली लागू करना। ऑप्शन सी, टू अलाउ एन ऑफिशियल हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी पब्लिश, संविधान का आधिकारिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति देना। और ऑप्शन डी, टू एस्टेब्लिश अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर द यूटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय स्थापित करना। तो जो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1987 में, उसका काम क्या था? टू अलाउ एन ऑफिशियल हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू बी पब्लिश। देखिए क्या था कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, उसमें हिंदी में, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसको, उसका जो हिंदी वर्जन था उसे अथॉरिटेटिव टेक्स्ट नहीं माना गया था, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था, ठीक है। तो इंग्लिश वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे ही सुप्रीम माना जा रहा था। तो एक 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया 1987 में, जिसने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में हमारा छपेगा, ठीक है, वो भी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो जो ये अमेंडमेंट था किससे रिलेटेड था? टू अलाउ एन ऑफिशियल हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी पब्लिश, मतलब हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिंट करना और उसे एज अ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट मानना, ठीक है। इस जो अमेंडमेंट ने, इसने आर्टिकल 394 ए इंसर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और कौन से पार्ट में? पार्ट 22 में, ठीक है जी। तो ये आपका याद रखिएगा, 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो था टू मेक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए है पार्ट 1, ऑप्शन बी है पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट 3, ऑप्शन डी पार्ट 4, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पार्ट 1, ठीक है। जो हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, इसमें आते हैं हमारे आर्टिकल 1 से 4, ठीक है। और इसमें क्या कहते हैं, ये हमारा डील करता है यूनियन एंड, जो हमारा भारत है, जो हमारा इंडिया है, उसमें यूनियन उसकी टेरिटरी से की इंफॉर्मेशन इसमें हमें प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। इसमें क्या है, जो इसका आर्टिकल 1 है, ये क्या कहता है कि इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है, कि इंडिया, जिसे भारत भी कहा जाता है, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब ये है कि जब बहुत सारे स्टेट किसी एग्रीमेंट के थ्रू एक कंट्री बनते हैं, जैसे यूएसए हैं, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। जो स्टेट्स है, बाकी जो यूएसए की जितनी भी स्टेट है, वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू एक कंट्री बनी है, और जो स्टेट है वो जब चाहे वो फेडरेशन से अलग हो सकता है। ऑब्वियस है, कुछ फॉर्मेलिटीज होंगी, कुछ आपको लॉ पास करना पड़ेगा, वट एवर, बट वो अलग हो सकते हैं। बट जो इंडिया है, ठीक है, वो यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब कि हमारी जो कंट्री है वो एक इंटीग्रल यूनिट है, ठीक है। कोई स्टेट अलग अलग एग्रीमेंट के थ्रू साथ में नहीं आए, हमारा इंडिया एक पूरा इंटीग्रल यूनिट है, और स्टेट, ठीक है, वो यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और जो हमने जो स्टेट्स बनाए हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से बनाए हैं, इसलिए नहीं बनाए हैं कि ये सेपरेट यूनिट है, ठीक है। इसलिए इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। बट हमारी जो पॉलिटी है वो फेडरल इन नेचर है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट है जो डील करता है यूनियन एंड टेरिटरी से? तो ये है पार्ट 1। आपको समझ आ गई जी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ठीक है, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है, ठीक है। कि जो राज्यसभा में जो सीट्स है, आपको स्टेट्स को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, उससे कौन सा शेड्यूल रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी प्रेजेंट आपके 12 शेड्यूल है, ठीक है, हमारे 12 शेड्यूल है, ठीक है। उसमें जो 4th शेड्यूल है, ठीक है, वो डील करता है आपका एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। जो राज्यसभा में जो सीट्स हैं, जो स्टेट्स को दी जाती है, वो होती है पॉपुलेशन के बेसिस पे, ठीक है, कि जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से सीट्स बांटी जाएगी, जिसमें कम पॉपुलेशन है तो कम सीट्स होंगी, जिसके बाद ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो कौन सा शेड्यूल डील करता है आपका इस चीज़ से? 4th शेड्यूल करता है। 3rd शेड्यूल आपका जो रिलेटेड हुआ है ओथ्स एंड एफर्मेटिव से, ठीक है, कि जो हमारे पोजीशन, जो हमारे आपके
जैसे जुडिशरी हो गया, मिनिस्टर्स हो गए, सॉरी आपके ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, ठीक है, उनकी ओथ से रिलेटेड है, ओथ एंड एफर्मेशन से, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल हमारा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया, ठीक है, जो शेड्यूल एरिया है, ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डील करते हैं उस वो हमारा फिफ्थ शेड्यूल करता है, ठीक है। और सिक्स शेड्यूल हमारा डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया ऑफ फोर स्टेट, ठीक है। फोर स्टेट उसमें से कौन कौन सी है? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडिड द प्रोविजन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान जोड़ा गया? ठीक है, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी 10th, ऑप्शन सी 52nd, ऑप्शन डी 100। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या था कि 1967 के बाद ना एक हमने एक चीज़ देखने लगी कि जो नेता थे, ठीक है, जो एमपी बनते थे या एमएलए बनते थे, ठीक है, वो क्या करते थे कि जब वो इलेक्टेड हो जाते थे लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में, लोकसभा में, जब वो इलेक्टेड हो जाते थे तो वो अपनी पार्टी चेंज कर लेते थे, या तो पैसे के लालच में या किसी पावर या सीट के लालच में, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था कि जो हमारी पॉलिटी थी वो बहुत डिस्टेबलाइज हो गई थी, गवर्नमेंट बहुत जल्दी डिस्टेबलाइज हो जाती थी, ठीक है, सरकार गिर जाती थी, बार बार इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, जो पॉलिसी थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली, ठीक है। तो इसके लिए एक अधिनियम लाया गया, ठीक है, एक प्रोविज़न लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ का, ठीक है। वो ऐड किया गया था आपका 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1985 के थ्रू, ठीक है। ये 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, इसके द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। और इस जो अमेंडमेंट था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसने 10th शेड्यूल ऐड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 10th शेड्यूल कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर डाला गया था, ठीक है, तो 52nd। या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 10th शेड्यूल आपका इसके या 52nd के थ्रू कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, ठीक है, 22 वर्ष का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। अगर कोई भी आपका एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, अगर इस लॉ के अगेंस्ट पाया गया तो उसकी मेंबरशिप जो है वो आपकी ख़त्म की जाती है, ठीक है, और वो मेंबर नहीं रहते हैं, ना ही जिस भी हाउस के वो, मतलब जिस भी पोजीशन पे वो है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, द पावर अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत आर लिस्टेड इन द विच शेड्यूल, ठीक है, कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां किस अनुसूची में सूचीबद्ध है, ठीक है। तो ऑप्शन है ए 10th शेड्यूल, बी 11th शेड्यूल, सी 12th शेड्यूल, डी 9th शेड्यूल, ठीक है। 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। तो जो पावर अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पंचायत की, वो आपकी है आपका 11th शेड्यूल में, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने, ठीक है, ये 11th शेड्यूल ऐड किया था, ठीक है, और ये शेड्यूल डील करता है पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है। 11th शेड्यूल आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है, ठीक है, आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से आपका 11th है, और आपका जो 12th है वो है आपका अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। जो ये 11th है ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, और जो आपका 12th है ये आपका किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो द कंसेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश से ग्रहण की है? मतलब जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये जो कंसेप्ट था ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था, ठीक है। जैसे आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने बहुत सारे कंसेप्ट किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन से आपके बोरो किए हैं, ठीक है। तो जो ये वाला कंसेप्ट था ये हमने बोरो किया था यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है जी। और और कौन कौन से कंसेप्ट है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए थे? पार्लियामेंट्री फॉर्म रूल गवर्नमेंट तो हो ही गई, उसके बाद क्या था? रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रियोरिगेटिव रेट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बाइकैमरलिज्म, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वाज बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि अब देखिए अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा फ्लो में बताना भूल गया। पीछे हमने क्या क्वेश्चन पूछा था, हमने पूछा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। ठीक है, क्वेश्चन था। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा अपने फीचर अडॉप्ट किया है। वहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पूछा था, यहाँ हम फीचर का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के आ सकते हैं। तो आप इस तरह से पढ़िए कि अगर आपको क्वेश्चन जिस जिस भी तरह से पूछा जाए आपको कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वाज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है। द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज या जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, संघवाद की अवधारणा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य या न्यायिक पूर्वावलोकन। ठीक है जी, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है हमारा डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, ये हिंदी में देखिए, जो उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हिंदी वालों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हिंदी में डालने का क्या कारण है कि देखिए जब आपका हाई कोर्ट का पेपर होगा, ठीक है, उसमें आपको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि क्वेश्चन कभी कभी पॉलिटी से ही रिलेटेड आ जाता है या कुछ ही। तो आपकी जो ये जैसे आपको डीपीएसपी आ गया, फंडामेंटल राइट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस इन में जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड है इनका हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे होगा। और अगर आपने सेम लिख दिया, ठीक है, तो आपको नंबर भी ऑब्वियस से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इनकी हिंदी ट्रांसलेशन भी आप, ठीक है, याद रखें थोड़ा बहुत। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश के सिद्धांत, ठीक है, फेडरलिज्म अवधारणा, ठीक है, संघवाद। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। जो डीपीएसपीस थे, ठीक है, ये हमारे पार्ट 4 में इंस्टाइंड है। ठीक है, और ये आर्टिकल 36 टू 51 के अंडर आते हैं। ठीक है, और इसे हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये पार्ट 4 के अंदर आते हैं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पार्ट 4 के अंदर क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो डीपीएसपीज आते हैं। या ऐसे पूछा जा सकता है कि डीपीएसपीज कौन से पार्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये पार्ट 4 के अंदर है। ठीक है जी। Which three words were added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976? बयालूवें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। देखिए जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल को हम क्या कहते हैं, अब याद रखिए, प्रियम्बल को कहते हैं हम प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना। ठीक है, तो जो प्रियम्बल है हमारा सिर्फ एक बार अभी तक अमेंड हुआ है, वो भी 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही एक बार अमेंड हुआ है। और इसमें हमने 3 वर्ड यूज किए थे। कौन कौन से यूज किए थे हमने इसमें? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, उससे पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें प्रियम्बल था, उसमें हमारे से सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ही था लिखा हुआ। ठीक है, और इस अमेंडमेंट के द्वारा ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बोरो फ्रॉम, कि जो हमारा प्रियम्बल ऐड करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल ऐड करने का, ठीक है, जो आइडिया था हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है हमारा यूएसए। जो यूएसए था, यह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जिसने प्रियम्बल ऐड करना शुरू किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और जितने भी कंट्रीज हैं जिसने प्रियम्बल ऐड किया है इंडिया के साथ, ठीक है, मतलब इंडिया के साथ इंक्लूडिंग इंडिया, जितनी भी कंट्रीज थी जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल ऐड किया है, वो प्रैक्टिस उसने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट की है। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, ये अब जैसे क्वेश्चन है कि अगर आपको थोड़ा बहुत अगर चेंजेस देखने में आ भी जाए क्वेश्चन में, ठीक है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी, वैसे तो चांसेस कम है, बट ऐसा हो सकता है कि थोड़े बहुत किसी पेपर में 2 या 4 क्वेश्चन ऐसे भी डाल दिए जाए ताकि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाया जा सके पेपर का। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़े से ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ आपको 2 स्टेटमेंटें दी गई हैं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी गलत है कौन सी सही है। तो पहली है कि द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट।
बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, ठीक है, कि संसद को किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरी है, द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर इज मैंडेटरी फॉर सच रीऑर्गेनाइजेशन, कि ऐसे पुनर्गठन के लिए संबंधित राज्य की विधानमंडल की सहमति अनिवार्य है, ठीक है। अब और क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, पहली है कि ये कह रही है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट के एरिया को काट के एक नया स्टेट बना सकता है, ठीक है। सॉरी। और दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि अगर आपको ऐसा करना है पार्लियामेंट को, ठीक है, पहली स्टेटमेंट जो बताया गया अगर ऐसा करना है तो जो जिस स्टेट के साथ वो ऐसा कर रहे हैं उस स्टेट की लेजिस्लेचर की कंसेंट मतलब मंजूरी जरूरी है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गलत है कौन सी सही है। तो ऑप्शंस क्या रहेंगे आपके कि क्या पहली वन ओनली कि पहली ही सही है, बी ओनली दूसरी ही सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों ही सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर है आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अंडर, ठीक है, आर्टिकल 3 के अंडर ये पावर है पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट की एरिया को कम कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसे छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, या कोई नया स्टेट बना सकती है किसी एक स्टेट से, ठीक है। जैसे आपका उत्तराखंड बना था यूपी से, ठीक है, झारखंड बना था आपका बिहार से, और आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश बना है, ठीक है। तो आर्टिकल 3 के अंडर ये पावर होती है पार्लियामेंट को, ठीक है, कि वो किसी भी स्टेट को छोटा बड़ा कर सकती है या उसके एरिया से एक नया स्टेट बना सकती है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है, पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है, ठीक है। बट इसका प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर क्या है कि अगर पार्लियामेंट को कुछ ऐसा करना है, ठीक है, कोई इसके लिए, क्योंकि एक पहले ऐसे नहीं कर सकता कि पार्लियामेंट ने कहा हो गया, पहले इसका बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। वो बिल इंट्रोड्यूस करने का क्या प्रोसीजर है कि पहले बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जरूरी है, ठीक है। जब आप प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लिए जाएंगे तो प्रेसिडेंट को क्या है पहले एक जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास से ये भेजना पड़ेगा कि देखिए हम ऐसा करने वाले हैं, इसमें आपके क्या व्यूज़ हैं, ठीक है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो अपने व्यूज़ देती हैं, बट जो प्रेसिडेंट है ये बाउंड नहीं है, ठीक है, उन व्यूज़ के ऊपर कि प्रेसिडेंट मान भी सकता है वो व्यू, नहीं भी मान सकता है। तो सिर्फ ये कंसेंट कंसेंट का मतलब होता है मंजूरी, तो मंजूरी जरूरी नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो पूछेगा कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं, अगर आपको कुछ व्यू देना तो दे दो, ठीक है, मानेंगे तो हम अपनी, करेंगे तो हम अपनी ही, वो आप अपना व्यू दे दो कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैंडेटरी नहीं है, कंसेंट मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ पूछना जिम्मेदारी है, प्रेसिडेंट को पूछना पड़ेगा एक बार। तो पर कंसेंट उसकी मंजूरी नहीं है, तो पहली इस हमारी सही है, दूसरी हमारी गलत है। तो ऑप्शन आंसर क्या हुआ, वन ओनली, ठीक है जी। कोई डाउट? पार्लियामेंट कैन प्रोसीड इवन इफ द स्टेट लेजिस्लेचर डिसएग्री और डज नॉट रिस्पॉन्ड विद द स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है, कि अगर विधानसभा या विधानमंडल असहमति व्यक्त करें या किसी निर्धारित समय के भीतर अपनी राय ना दे, तब भी संसद आगे की कार्रवाई कर सकता है, ठीक है। तो स्टेट की सिर्फ जो एसोसिएटेड स्टेट है, ठीक है, जिसकी हम अल्ट्रेशन कर रहे हैं बाउंड्री की, तो उसके सिर्फ व्यू मैटर करते हैं, ठीक है। वो भी मैं चलो व्यू भी मैटर नहीं करते एक्चुअली, बस एक व्यू हमें पूछना है उनसे प्रेसिडेंट को। तो ये आर्टिकल 3 के अंदर या पार्लियामेंट को पावर है, ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फर्स्ट टू बी क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस इन इंडिया, ठीक है, कि भारत में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शंस है, ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटका, डी केरला। देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो बहुत सी डिमांड होने लगी कि भाई जो हमारा स्टेट्स हैं, ठीक है, हमारे स्टेट है उन्हें लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाया जाए, ठीक है। काफ़ी काफ़ी स्टेट से डिमांड लगी, काफ़ी लोग करने लगे, ठीक है। तो जो पहली स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे इंडिया में बनाई गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो थी आपकी आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश थी वो अक्टूबर 1953 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने बनाई थी फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरिया फ्रॉम मद्रास, ठीक है, मतलब तमिलनाडु जो तमिलनाडु में मद्रास स्पीकिंग एरिया था, ठीक है, मद्रास से तमिलनाडु अलग बन गया था, और आपका जो आंध्र प्रदेश था वो अलग बन गया था, आंध्र रीजन अलग बन गया था। इसका कारण क्या था, ठीक है। अब ये कारण था कि ये डिमांड थे काफ़ी समय से चल रही थी, ठीक है, बहुत टाइम से जो आंध्र स्पीकिंग या तेलुगु स्पीकिंग एरिया के लोग थे, ठीक है, वो अंडर द लीडरशिप ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु के अंडर, ठीक है, बहुत टाइम समय से एजिटेट कर रहे थे कि हमें आंध्र या तेलुगु स्पीकिंग एक अलग स्टेट बना दिया जाए, ठीक है। इसके लिए जो ये पोट्टू सिरारिमुलु थे उन्होंने 56 डे का हंगर स्ट्राइक रखा था,
जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनकी डेथ के बाद काफ़ी क्योस हुआ, ठीक है, काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो गवर्नमेंट को फोर्सफुली, ठीक है, आंध्रा स्टेट बनाना पड़ा था, और जो कि पहला स्टेट बना था लिंग्विस्टिक बेसिस पे इन इंडिया। ठीक है जी। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 20, ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ द पावर टू इनेक्ट लॉज रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया। भारत में नागरिकता के अर्जन या प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्या था कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, सिर्फ इतना बताया गया है कि जब हमारा क्वेश्चन फोर्स में आएगा, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आएगा, उस टाइम कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, सिटीजन बनने के, ठीक है, इंडियन सिटीजन बनने के कौन कौन एलिजिबल है। इसके अलावा उसमें कुछ डिटेल में कोई प्रोविज़न नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन जब फोर्स में आ गया, उसके बाद जो भी प्रोविजन होंगे एक्विजिशन या टर्मिनेशन से रिलेटेड, उसके बारे में जो लॉ बनाने की जो पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दे रखी है? वो दे रखी है ऑप्शन सी आपके पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है सिटीजनशिप से रिलेटेड, चाहे वो एक्विजिशन से रिलेटेड हो, टर्मिनेशन से रिलेटेड हो, या अदरवाइज कोई और भी हो। ठीक है, और इसी पावर के अंडर जो पार्लियामेंट था उसने इनेक्ट किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है जी। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन है जो कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी जो एफ़र्ट, थोड़े बहुत हमने जो एफ़र्ट लगाए हैं इसमें आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, और अगर आपकी कोई भी सजेशन है हमारे लिए, आपकी कोई भी क्वेरी है या डाउट है, ठीक है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और वीडियो आपके लिए लेके आएँ, तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मोटिवेटेड रहिए, नेगेटिव जो ख्याल है अपने माइंड में मत आने दीजिए। ठीक है, हमारा काम कर्म करना है, हम वो करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।